गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप अच्छे होंगे। और स्वागत है आपका एक बार फिर द सिविक्स रूम में, जहां हम लोग सिविक्स एनसीईआरटी की बुक्स का अध्ययन कर रहे हैं। और यह हूं मैं, लोकेश शर्मा, लेक्चरर सिविक्स जेपीएन इंटर कॉलेज बरेली, नेट जेआरएफ इन पॉलिटिकल साइंस एंड आल्सो क्वालिफाइड असिस्टेंट प्रोफेसर। नाउ, पिछली वीडियोस की तरह इस बार भी हम एक नए टॉपिक के साथ आए हैं। और अब तक हम इस पूरे सीरीज़ में हमने कक्षा 11 की एनसीईआरटी पर चर्चा की हुई है। कक्षा 11 की एनसीईआरटी में दो पुस्तकें हैं। एक है संविधान, सिद्धांत एवं व्यवहार। सिद्धांत एवं व्यवहार। और अगली किताब का नाम है राजनीतिक सिद्धांत। हमने शुरुआत की है इस किताब से, संविधान से। संविधान के बारे में आपको तथ्यात्मक जानकारियों के साथ साथ हमने आपको कॉन्सेप्ट्स भी बताए हैं। और हम सिद्धांत के साथ साथ उन सिद्धांतों का सामान्य जीवन में कैसा व्यवहार रहता है, या फिर किस तरीके से प्रैक्टिकली वो ज़मीन पर उतर पाते हैं वे सिद्धांत, उनके बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। और इस सीरीज़ में अभी तक हम लोग चैप्टर 1 संविधान क्यों और कैसे, चैप्टर 2 मौलिक अधिकार, और चैप्टर 3 जो कि सबसे महत्वपूर्ण है, चुनाव और प्रतिनिधित्व, इन 3 चैप्टर्स को हमने लगभग कवर कर चुके हैं, लगभग क्या कर ही चुके हैं। और इन तीनों चैप्टर्स की जो वीडियोस की संख्या है वो है 26। तो सोच के देखिए कितना डिटेल में मैं आपको पढ़ा रहा हूँ कि प्रत्येक चैप्टर की कम से कम 7 से 8 वीडियोज़ आ रही हैं। यदि आप खुद से नहीं पढ़ पा रहे हैं, एनसीईआरटी अपने आप में थोड़ी सी कठिन भाषा में किताबें लिखता है, तो ऐसे में एक मेंटर का होना बहुत ज़रूरी है। और आप मुझसे पूरी तरीके से शब्द शब्द मैं इस किताब का अध्ययन कराता हूँ, आप मुझसे लाभ ले सकते हैं। और अब इस वीडियो में फ़िलहाल हम शुरू करेंगे चैप्टर नंबर 4। ठीक, चैप्टर नंबर 4 कहता है आपका एग्जीक्यूटिव बॉडी, जिसे हम अंग्रेजी में बोलते हैं कार्यपालिका। अब आप चैप्टर की शुरुआत जैसे ही करेंगे, तुरंत कार्यपालिका के बारे में अध्ययन होने लगेगा। लेकिन मैं आपको कार्यपालिका की अध्ययन करने से पहले भूमिका के बारे में थोड़ी सी कहानी बताऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं उस कहानी को। फिलहाल ये है आपका चैप्टर, अध्याय 4 कार्यपालिका। तो कहानी कुछ ऐसी है कि समय कोई भी रहा हो, चाहे प्राचीन रहा हो, चाहे आधुनिक है या मध्यकालीन है, या फिर देश कोई भी रहा हो, युग कोई सा रहा हो, उस हर युग में एक शासक है और बाकी शासित हैं, अर्थात प्रजा है। अब प्रजा के लिए, संभालने के लिए शासक को 3 चीज़ों की आवश्यकता होती है। पहली, कि राजा या शासक उस जनता को या कानून व्यवस्था को बनाए रखने के लिए कुछ नियम बनाएगा। बिना नियमों के तो परिवार नहीं चल सकता, बिना नियमों के कोई संस्था नहीं चल सकती, बिना नियमों के यातायात नहीं चल सकता, रोड नहीं चल सकता, हमारा खुद का घर नहीं चल सकता। तो ऐसे में देश को चलाने के लिए नियमों की आवश्यकता होती है। तो पहली बात, नियम आवश्यक हैं। अब क्या सिर्फ नियम बना देना काफ़ी है? बिल्कुल नहीं। सिर्फ नियम बना देने से काम नहीं चलता है। अगर मान के चलिए आप जिस जिस स्कूल में पढ़ते हैं वहाँ एक नियम है कि सभी लोग यूनिफॉर्म पहन कर आएंगे, लेकिन अब नहीं पहन कर आएगा उसका क्या? तो जो नियम बनाए गए थे उन नियमों को पालन करना भी तो ज़रूरी है। तो राजा के लिए ज़रूरी हो जाता है कि वह अपने बनाए गए नियमों का क्रियान्वयन करे, अर्थात पालन करवाए। समझ में आ गया? नियम बना देना काफ़ी नहीं है, नियमों का क्रियान्वयन भी आवश्यक है। साथ ही साथ यदि नियमों का उल्लंघन हो रहा है या नियमों के विपरीत जाके कोई कार्य हो रहा है और ऐसे में किसी के साथ कोई अन्याय होता है, प्रजा को ऐसा लगता है कि नहीं, हमारे साथ किसी प्रकार का अन्याय हुआ है,
तब ऐसे में न्याय भी बहुत जरूरी है। न्याय एक सद्गुण है, प्लेटो बोलता है न्याय भी सबसे महत्वपूर्ण है। इसके अलावा चौथी चीज जरूरी नहीं है। हर शासक ने ये तीन चीजें जरूर की हैं: नियम बनाना, नियमों को क्रियान्वयन करना और न्याय की बात करना। आपने देखा होगा जहांगीर ने न्याय की घंटी बांधी थी। जब भी एक कहानी पढ़ते हैं आप तो राजा बहुत दयालु और न्यायप्रिय था, बहुत न्यायवान थे, तो न्याय भी आवश्यक है। अब जो नियम बनाता है, नियमों का क्रियान्वयन करता है और न्याय करता है, ये तीनों काम कौन कर रहा है? शासक। शासक मतलब राजा। और ये किस शासन प्रणाली में कर रहा है? राजतंत्र में। समझ में आ रहा है? राजतंत्र में राजा नियम बना भी रहा है, नियमों को पालन भी करा रहा है और न्याय भी कर रहा है। समझ में आ गया? अब मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ। राजा ने एक नियम बनाया, राजा ने एक नियम बनाया कि चोरी करने पर 2 वर्ष की सजा है। चोरी करने पर, ठीक, चोरी करने पर 2 वर्ष की सजा है। अब एक व्यक्ति आता है राजा के दरबार में, राजा से बोलता है कि सर ऐसा है, आपने ये जो नियम बनाया था, मेरे घर चोरी हो गई है और ए नामक व्यक्ति ने चोरी की है। राजा ने कहा प्रस्तुत करो ए को। अब ये जो ए है वह निकला राजा का रिश्तेदार। अब राजा धर्म संकट में कि नियमों की माने या अपने रिश्तेदार की। और इस बात की बहुत संभावना है कि रेयर केस में कोई होगा राजा जो नियमों की बात मानेगा। भाई इस केस में क्या कह देगा कि हो सकता है ऐसी कोई मजबूरी रही हो, या हो सकता है कुछ और रहा हो, या एक काम को जुर्माना डाल दो इस पर, या चलो छोड़ दो इसको। अब राजा वाइज्ड हो गया, क्यों? संबंधों की वजह से। अक्सर ऐसा होता है। तो अब अगर एक व्यक्ति जो नियम बनाना है और न्याय भी कौन कर रहा है? राजा ही कर रहा है। तब ऐसी स्थिति में जो प्रजा है उसके पास कोई विकल्प रह नहीं जाता। राजा अपना मनमानी करेगा, तानाशाही करेगा पूरी तरीके से, पक्षपात भी कर सकता है। राजा एक ऐसे नियम बनाता है जिस पे राजा खुद फॉलो नहीं करता है, कभी भी नियम बदल सकता है। ऐसे में एक शासक हुआ है मोहम्मद बिन तुगलक, दिल्ली सल्तनत के काल में। मोहम्मद बिन तुगलक, MBT, ये ऐसे नियम बना रहा है जिसमें जनता की इच्छा ही नहीं है, जनता से पूछ ही नहीं रहा है। भाई राजा पूछेगा क्यों जनता से? वह तो राजशाही है, उसके अंदर खून ईश्वर का प्रतिनिधि है। तो ऐसे में वह जो इच्छा होगी वो करेगा। दिल्ली से राजधानी को उसने परिवर्तित किया दौलताबाद के लिए, और बाद में फिर दौलताबाद से पहुंचा दिल्ली। और इस पूरे ही प्रोसीजर में बार बार आने जाने में कई लोग, लाखों लोग मरे, कई लोग परेशान हुए। तो यह जो चीज़ें होती हैं, यह समस्या के तहत समस्या को क्रिएट करती हैं। अब इन सब से परेशान होके जनता ने काम किया। जनता ने कहा कि अब हम इस राजतंत्र को उखाड़ फेंकेंगे, ठीक है? या अभी राजतंत्र को उखाड़ने की बात भले ना आई हो, लेकिन फिलहाल एक विचारक हुआ है मॉन्टेस्क्यू, इसका नाम याद रखिए, मॉन्टेस्क्यू। मॉन्टेस्क्यू एक सिद्धांत देता है वह शक्ति का पृथक्करण। शक्ति का पृथक्करण, शायद ऐसे ही लिखा जाता है ना? नहीं, इसको पूरा करिए। शक्ति का पृथक्करण, यह है आपका सिद्धांत। मॉन्टेस्क्यू एक बात बोलता है कि यदि ये जो तीनों शक्तियां हैं एक ही व्यक्ति में निहित होंगी तो ऐसे में इन शक्तियों का दुरुपयोग होगा और जनता को लाभ नहीं होगा। जनता के अधिकार या जनता पर हमेशा तलवार लटकी रहेगी कि यह व्यक्ति मनमानी करेगा। ऐसे में मॉन्टेस्क्यू बोलता है कि ये जो तीनों कार्य हैं यह अलग अलग संस्थाओं को दे देनी चाहिए, अर्थात शक्तियों का बंटवारा कर देना चाहिए। यह शक्ति अलग व्यक्ति को मिले, यह अलग को और यह अलग को। तो ऐसे में जो तीनों शक्तियां हैं वो तीनों संस्थाओं, अलग अलग संस्थाओं के हाथ में होना चाहिए। नियम बनाना, नियमों का
नियमों का क्रियान्वयन करना, और चौथा है न्याय। तो जो नियम बनाता है, नियम को बोलते हैं, एक दूसरी इसका पर्यायवाची है, बोलते हैं विधि, विधि या विधान, ठीक। और इसी से बना है आपका, जिस जो संस्था विधि बनाएगी, नियम बनाएगा, उसको बोलेंगे हम लोग विधायिका। जो क्रियान्वयन करेगा, क्रिया करेगा, कार्य करेगा, उसे बोलेंगे हम कार्यपालिका। और जो न्याय करेगा उसे बोलेंगे हम न्यायपालिका। समझ में आ रहा है बच्चों? ठीक। ये तीन संस्थाएं हो गई। मॉन्टेस्क्यू ये बात बोलता है कि इन तीनों संस्थाओं को अलग अलग कर दो। अब कहानी आगे की कि जब ये तीनों संस्थाएं, अब अगर राजतंत्र हो या कोई भी तंत्र हो, मॉन्टेस्क्यू के समय आते आते दुनिया में एक शासन प्रणाली प्रचलित हो गई। मॉन्टेस्क्यू का समय है 1689, ठीक। और इसकी डेथ होती है 1755 में। इंग्लैंड में क्रांति होती है 1689 में, ठीक। इसका सिद्धांत तो बाद में आया, बाद में इसी जब इंग्लैंड में लोकतंत्र आता है, तो वह लोकतंत्र में एक बात को सामने लाता है कि दुनिया के सारे लोकतांत्रिक देश यदि यह कर लें तो उनके देशों में तानाशाही की संभावना बिल्कुल कम हो जाएगी। जब तीनों संस्थाएं अलग अलग कार्य करेंगी और तीनों संस्थाओं को एक साथ करप्ट होने के चांसेस बहुत कम होंगे। अगर यह कुछ गलत करेगी तो ये दोनों उसके लिए हैं, अगर यह कुछ गलत करेगी तो ये दोनों उसके लिए हैं। तो ऐसे में इन संस्थाओं के अलग अलग कार्यप्रणाली से नागरिकों के अधिकार सुरक्षित रहेंगे, देश बना रहेगा। ऐसा नहीं हो सकता कि कोई भी व्यक्ति तानाशाही कर सके। पर यह संस्था, यह संस्था और यह संस्था सभी आपस में स्वतंत्र हैं। तो आपको यह बात तो क्लियर हो गई होगी कि ये तीनों संस्थाएं कहाँ से आई हैं, कैसे कैसे काम करती हैं, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। अब हम बात करेंगे सबसे पहले कार्यपालिका की। यही हमारे चैप्टर का नाम है कि नियमों का क्रियान्वयन कराना, ठीक। तो अब आगे बढ़ते हैं और इसमें कार्यपालिका में थोड़ा और डिटेल में जाएंगे। कार्यपालिका के कई एक प्रकार होते हैं, जैसे अध्यक्षात्मक कार्य, मेन तो दो ही होती हैं, अध्यक्षात्मक कार्यपालिका और दूसरी होती है संसदीय कार्यपालिका, ठीक। संसदीय कार्यपालिका भारत और ब्रिटेन में है, अध्यक्षात्मक कार्यपालिका यूएसए में है। इन दोनों के भेद को पता चलने के बाद आप अच्छे से कार्यपालिका की चीज़ों को समझ लेंगे। एक बार ये भेद क्लियर हो गया कि दोनों में क्या अंतर है, तो चलिए ठीक है। विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका सरकार के तीन अंग हैं। शासन को चलाने के लिए तीन ही अंग होते हैं, तीनों मिलकर शासन का कार्य करते हैं, मैं आपको बता चुका हूँ। कानून व्यवस्था बनाए रखने और जनता का कल्याण करने में योगदान देते हैं। साथ ही साथ ये सुनिश्चित करते हैं कि सभी एक दूसरे से तालमेल बनाकर काम करेंगे। ऐसा नहीं है कि वे अलग अलग चलेंगे। यह एक ऐसी बैलगाड़ी है कि जिसमें सारे लोग एक साथ, जितने दोनों बैल हैं या तीनों बैल, फिलहाल ये तीन बैलों की बैलगाड़ी है और तीनों एक साथ चलते हैं। अब संसदीय व्यवस्था में, अब मैं आपको बता रहा हूँ कि संसदीय व्यवस्था की हम भेद देखेंगे कि संसदीय व्यवस्था में कार्यपालिका और विधायिका एक दूसरे पर आश्रित हैं। तो मैंने तरीका क्या बताया था, दो संसदीय व्यवस्था होती हैं और एक अध्यक्षात्मक। तो संसदीय व्यवस्था की एक जो विशेषता है वह होती है कार्यपालिका, विधायिका एक दूसरे पर आश्रित होती हैं। ये हम डिफरेंस देखेंगे तब समझ में आएगा। दूसरा लिखा है विधायिका कार्यपालिका को न केवल नियंत्रित करती है बल्कि उससे नियंत्रित भी होती है, दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। यह सब संसदीय व्यवस्था की विशेषताएं हैं। अब इस अध्याय में हम सरकार की कार्यपालिका के संगठन, संरचना और कार्यों का अध्ययन करेंगे। इस अध्याय में यह भी पता चलेगा कि पिछले कुछ समय के राजनीतिक व्यवहारिक कारण में क्या परिवर्तन हुए। खैर, इसमें चार मुख्य प्रश्न हैं जिन पर हम चर्चा करेंगे, उनके उत्तर खोजने का प्रयास करेंगे। पहला है संसदीय और राष्ट्रपति प्रणाली, जिसे अध्यक्षात्मक कार्यपालिका भी बोलते हैं, उसमें मंत्र करेंगे, वही जो मैंने आपको स्टार्टिंग बताया था। उसके बाद भारत के राष्ट्रपति की संवैधानिक स्थिति, भारत में कार्यपालिका का प्रमुख होता है राष्ट्रपति, तो उसकी क्या संवैधानिक स्थिति, संविधान में उसके बारे में क्या लिखा हुआ है। दूसरी बात, राष्ट्रपति
कार्यपालिका का प्रमुख होगा और वह कार्य करेगा किसकी सहायता से? प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद की। तो मंत्रिपरिषद भी कार्यपालिका में आती है। तो मंत्रिपरिषद की संरचना क्या होगी, उसके कार्य क्या-क्या होंगे, यह हम जानेंगे। और साथ ही साथ जो सरकारी मशीनरी है, जो कार्यपालिका का खुद भी हिस्सा है, उसके कार्य और महत्व क्या होंगे। इन 4 चीज़ों को हम जब जान लेंगे, तब पता चलेगा कि हम इस चैप्टर में क्या-क्या देखेंगे। अब आगे बढ़ते हैं। इसमें आपको कार्यपालिका के बारे में बताया गया है कि कार्यपालिका क्या है, कुछ एक उदाहरणों से। ये मैं आपको बता चुका हूँ। फिलहाल कार्यपालिका आपको जो नियम बने हैं, उन नियमों को क्रियान्वयन कराने का कार्य करती है। देखा है, आपके स्कूल का प्रशासन का प्रमुख कौन है? स्कूल में हेड कौन है, जो पूरे कार्य कराता है लोगों से और मुख्य भूमिका में हो। किसी स्कूल या विश्वविद्यालय में महत्वपूर्ण निर्णय कौन लेता है? डिसीजंस कौन लेता है? सब आपके प्रिंसिपल हो गए, मैनेजर हो गए। किसी भी संगठन में किसी पदाधिकारी को निर्णय लेना पड़ता है और उसे लागू करना पड़ता है, ठीक है। इस क्रिया को प्रशासन या प्रबंधन कहते हैं। कोई डिसीजन लिया सबसे बड़े पदाधिकारी ने। लेकिन प्रशासन के लिए संगठन के शीर्ष पर एक ऐसा समूह होना चाहिए जो बड़े या नीतिगत निर्णय ले सके और दैनिक प्रशासन कार्यों की देखरेख तथा उनमें तालमेल कर सके। यह एक ऐसे समूह की बात करते हैं जो डेली का भी कार्य करे और बड़े-बड़े डिसीजंस भी लेता रहे। हर संगठन में कुछ लोगों का एक ऐसा समूह होता है। जैसे अगर आपका विद्यालय है तो प्रिंसिपल होंगे, मैनेजर होंगे और कुछ लोग होंगे, वाइस प्रिंसिपल होंगे। इन सब लोगों का एक समूह होगा और स्कूल के बारे में डिसीजंस यही लोग लेंगे। और यह लोग उस संगठन के प्रमुख प्रशासनिक या कार्यपालिका अधिकारी के रूप में काम करते हैं। और इन्हीं लोगों को क्या बोला जाता है कि ये कार्यपालिका है, ये कार्यपालिका के अधिकारी, क्योंकि ये कार्य कर रहे हैं, ये बड़े डिसीजंस ले रहे हैं, डेली कार्य कर रहे हैं, ठीक। आपने शायद बड़ी कंपनियों, बैंकों और औद्योगिक इकाइयों, जो इंडस्ट्रीज होती हैं, के प्रशासनिक अधिकारियों के बारे में सुना होगा। उनमें से कुछ पदाधिकारी नीतियों, नियमों और कायदों के बारे में निर्णय लेते हैं। कुछ लोग तो कुछ उसे संगठन में लागू करते हैं। तो कार्यपालिका का अर्थ व्यक्तियों के समूह से है जो कायदे कानूनों को संगठन में रोजाना लागू करते हैं। याद रखना, लागू करना, ठीक है। जो नियम बड़े अधिकारियों ने बनाए हैं, लिए हैं, उनको लागू कराने का काम किसका है? कार्यपालिका का। यही मैंने आपको स्टार्टिंग में यहाँ पर समझाया था। कार्यपालिका काम क्या है? नियमों का क्रियान्वयन करना। चलिए आगे बढ़ते हैं। सरकार के मामले में भी एक संस्था नीतिगत निर्णय लेती है, ठीक है। संस्था क्या करती है? डिसीजंस लेती है सरकार के मामले में। जैसे भारत सरकार की बात हो रही है या उत्तर प्रदेश सरकार की बात हो रही है, और नियमों और कायदों के बारे में तय करती है कौन कौन से नियम होंगे। तो ये जो निर्णय ले रहा है और तय कर रहा है कि कौन से डिसीजंस होंगे, तो डिसीजंस बनाने का, निर्णय लेने का काम किसका है? विधायिका का। किसका है? विधायिका का, जो नियम बना रहा है। दूसरी, उसे लागू करने की जिम्मेदारी निभाती है, ठीक है। एक संस्था क्या है? जो इसको निभाती है, किसको? लागू करने की। तो जो लागू करता है उसे क्या बोलते हैं हम? कार्यपालिका। यहाँ भी तो हमने यही समझा था कि कार्यपालिका का अर्थ क्या है, कि जो कायदे कानूनों को लागू करते हैं, और जो बनाते हैं वो विधायिका। अब सरकार का वह अंग जो इन नियमों कायदों को लागू करता है और प्रशासन का काम करता है, उसे क्या कहते हैं? कार्यपालिका, ठीक। कार्यपालिका के प्रमुख कार्य क्या हैं? कार्यपालिका सरकार का वह अंग है जो विधायिका द्वारा, अर्थात जिसने विधि बनाया है, द्वारा स्वीकृत नियमों, नीतियों को, अर्थात जो नीतियाँ स्वीकृत की गई हैं, बनाई गई हैं, और कानूनों को लागू करने के लिए जिम्मेदार है। जहाँ बात आ जाए लागू करने की, समझ लेना कार्यपालिका का काम है। याद रखना, विधायिका द्वारा बनाए गए नियमों और कानूनों को लागू करने की जिम्मेदारी कार्यपालिका की है। कार्यपालिका प्रायः नीति निर्माण में भी भाग लेती है, कभी-कभी या सामान्यतः यह डिसीजंस मेकिंग में भी भाग लेती है। डायरेक्ट नहीं करती है, लेकिन पार्टिसिपेट करती है कि इसके द्वारा भी डिसीजंस का निर्माण किया जाता है। कार्यपालिका का औपचारिक नाम अलग-अलग राज्यों में भिन्न-भिन्न होता है। कुछ देशों में राष्ट्रपति होता है तो कहीं चांसलर। जर्मनी में उसको चांसलर कहते हैं, भारत में उसको राष्ट्रपति कहते हैं, अमेरिका में भी राष्ट्रपति कहते हैं।
कार्यपालिका में केवल राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री या मंत्री नहीं होते, बल्कि इसके अंदर पूरा प्रशासनिक ढांचा होता है। बल्कि इसके अंदर पूरा प्रशासनिक ढांचा भी आता है। जो सिविल सेवा के सदस्य होते हैं, आईएएस हैं, पीसीएस हैं, डीएम, एसडीएम, एडीएम, ये सभी लोग भी इसके अंतर्गत आते हैं। सरकार के प्रधान और उनके मंत्रियों को राजनीतिक कार्यपालिका कहते हैं, और वे सरकार के सभी नीतियों के लिए उत्तरदायी होते हैं। लेकिन जो लोग रोज रोज के प्रशासन के लिए उत्तरदायी होते हैं, उन्हें स्थायी कार्यपालिका कहते हैं। यह पूरी जो किस्सा है, मैं आपको एक फॉर्मेट के रूप में समझा रहा हूँ, और उसके बाद मुझे उम्मीद है आप लोग समझेंगे। चलिए देखिए, ये है आपकी, यह जनता ने, यह पूरी जनता है, मान लो, मैं बहुत बहुत सरल तरीके से समझा रहा हूँ। यह जनता है आपकी, ठीक है। अब जनता ने लोकतंत्र में चैप्टर नंबर 3 पढ़ के चुनाव कराया कि भाई हम तो डायरेक्ट राजनीति में पार्टिसिपेट कर नहीं सकते, हम चुनाव कराएंगे, और चयन के बाद अपने अपने समाज के अपना प्रतिनिधि ऊपर भेजेंगे, और वह जाके विधि बनाएगा। मान के लिए एक ग्रुप ये कुछ लोगों का बना, एक ग्रुप ये बना, एक ग्रुप ये बना, ये बने आपके परिसीमन आयोग के बाद अलग अलग निर्वाचन क्षेत्र। अब इससे ए व्यक्ति आया, बी व्यक्ति आया, सी, इस तरीके से एक एक ग्रुप ने अपना एक एक प्रतिनिधि चुन लिया। अब टोटल ये सारे प्रतिनिधि बैठकर, क्योंकि अब इनकी संख्या कम ही होगी, मान के चलो यह प्रतिनिधि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यह 10 प्रतिनिधि मिलकर अब नियम बनाएंगे। तो इन 10 प्रतिनिधियों के हम क्या बोल देंगे? विधायिका। अब क्लियर हुआ आपको? जैसे भारत के संदर्भ में ये जो पूरे चुनाव होते हैं लोकसभा के, तो ये लोकसभा है। ये लोकसभा में से जो 543 व्यक्ति हैं वो बनाते हैं लोकसभा, और 245 मिलकर बनाते हैं राज्यसभा, और इन दोनों को मिलकर बनाते हैं हम क्या? विधायिका। अब इन दोनों का काम क्या है? विधि बनाना, नियम बनाना। अब नियम बन तो गया, अब इन नियमों को लागू कौन कराएगा? तब संविधान में ये कॉन्सेप्ट लिखा हुआ है, या कई देशों में कॉन्सेप्ट होता है कि इसके लिए अलग संस्था होगी, और उस संस्था को हेड करेगा कौन? राष्ट्रपति। सबसे ऊपर कौन होगा? राष्ट्रपति, या फिर जर्मनी में उसका नाम है चांसलर। क्लियर हो गया? अब यह राष्ट्रपति अकेला तो कर नहीं लेगा, राष्ट्रपति को चाहिए मंत्री। राष्ट्रपति ने कहा ठीक है, कपड़े का काम कौन करेगा? आप करेंगे। विद्युत का काम कौन करेगा? आप करेंगे। पेट्रोलियम का काम कौन करेगा? आप करेंगे। तो इस तरीके से अलग अलग काम बांट दिए गए, और उन कामों के लिए अलग अलग मंत्री बना दिए गए, और उन कामों को बोल दिया गया मंत्रालय। गृह मंत्रालय, घर के सारे काम कौन करेंगे? गृह मंत्री। तो एक मंत्रालय होगा, उसका एक मंत्री होगा। अब इतना बड़ा मंत्रालय, पूरे देश की विद्युत का काम अकेला मंत्री तो कर नहीं सकता। तब मंत्री अपने अंडर में कई सारे अधिकारी बनाएगा, ठीक है, और वे अधिकारी पढ़े लिखे योग्य लोग माने जाएंगे, क्योंकि ये जो मंत्री हैं, ये जो होंगे, ये तो प्रतिनिधि हैं जनता के, ठीक, ये जो यहाँ से आए हैं। हाँ, इसमें कौन सी, ये जरूरी नहीं कि ये जनता के प्रतिनिधि हो। हमारा राष्ट्रपति अपनी सुविधा के लिए बहुत सारे मंत्री बनाएगा, और इन मंत्रियों को, ये भी मंत्री, ये भी मंत्री, ये भी मंत्री, इन मंत्रियों को हेड करेंगे कौन? आपके पीएम साहब। ये प्रमुख होंगे उन सब मंत्रियों में, और इन सब प्रधानमंत्री और सब मंत्रियों को हेड कौन करेंगे? राष्ट्रपति। अब प्रधानमंत्री और मंत्री परिषद की सेवा के लिए, इनके कार्यों को आसान बनाने के लिए आपके लिए चाहिए एक स्थायी कार्यपालिका। स्थायी कार्यपालिका कि उस मंत्रालय में सचिव चाहिए। अब आपको स्थायी कार्यपालिका, जैसे बोलते हैं सरकारी नौकरशाही, नौकरशाही। अब आपको चाहिए सचिव, कैबिनेट सेक्रेटरी, कैबसेक, उसके बाद जॉइंट सेक्रेटरी, एडिशनल सेक्रेटरी, उसके बाद आपको चाहिए होंगे डीएम, एसडीएम, एडीएम, तहसीलदार, लेखपाल, ये सब चाहिए, और ये सब किसी एक मंत्रालय के अंडर में, एक मंत्री के अंडर में होंगे। और मंत्री किसके अंडर में होगा? राष्ट्रपति के। और ये सब लोग, ये जो विधायिका ने कानून बनाए थे, यह सब लोग जमीन पर उस कानून को पालन कराएंगे। समझ में आया? दोबारा से आपको बताता हूँ।
इस चीज को समझ लो अच्छे से कि सबसे ऊपर होगा आपका राष्ट्रपति, ठीक, सबसे ऊपर होगा प्रेसिडेंट, और प्रेसिडेंट अपना सारा कार्य मिनिस्टर्स से कराएगा, और उन मिनिस्टर्स में सबसे प्रमुख होगा प्राइम मिनिस्टर। और इन मिनिस्टर्स की हेल्प के लिए आपको चाहिए सरकारी नौकर, सरकारी नौकर। क्लियर हो गए, समझ में आया? सरकारी नौकर, और सरकारी नौकर ये होंगे आपके स्थायी। ये लोग बदल सकते हैं, ये बदल सकते हैं, ठीक। जनता ने चुनाव किया, हर 5 साल के बाद ये तो बदल जाएंगे। इनका टर्म कितना होगा? 5 साल का, या जिस देश की जैसी स्थिति हो। और ये होंगे स्थायी, ये 62 साल पे रिटायर होते हैं, ये परमानेंट होते हैं, ये होते हैं स्थायी। तो इस प्रकार हम कार्यपालिका 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाती है, यह होती है राजनीतिक और यह होती है स्थायी। अब देखो आपको बताते हैं क्या है लिखा है। राष्ट्रपति तो कहीं कार्यपालिका में केवल राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री या मंत्री नहीं होते। अब समझ में आ रहा होगा आपका, कार्यपालिका में राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री या मंत्री नहीं होते, बल्कि इसके अंदर पूरा प्रशासनिक ढांचा, पूरी सरकारी नौकरी पूरे देश की, सिविल सेवा के सदस्य भी आते हैं। सरकार के प्रधान अर्थात राष्ट्रपति, उनके मंत्रियों को हम बोलते हैं राजनीतिक कार्यपालिका, 5 साल वाली, ठीक है, 5 ईयर की। और वे और सरकार के, हाँ ठीक है, और वे सरकार की सभी नीतियों के लिए उत्तरदायी होते हैं। अगर इन्होंने कुछ गड़बड़ी की है तो सारी अकाउंटेबिलिटी किसकी होगी? मंत्री की, ठीक है, सारी अकाउंटेबिलिटी किसकी होगी? मंत्री की। उत्तरदायी कौन होगा? मंत्री। अगर कहीं कोई नियम खराब होता है, कहीं कोई नियम गलत बनता है, तो ऐसे में अकाउंटेबल कौन होंगे? मिनिस्टर्स। आलोचना किसकी होगी? इनकी। पद से इस्तीफा किन्हें देना पड़ेगा? इनको, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। अब आपने एक बात तो समझ ली कि कार्यपालिका क्या होती है, जिसमें प्रेसिडेंट होगा, जिसमें मंत्री होंगे, और जिसमें स्थायी रूप से जो सरकारी नौकर होंगे वो लोग होंगे। विधायिका में कौन होंगे? जो जनता के द्वारा चुने हुए लोग होंगे। तो अब तक आपने देखा कि विधायिका क्या होगी एक रिवीजन के तौर पर, और कार्यपालिका क्या होगी। देखिए, भूमिका की वीडियो लंबी इसलिए ताकि आपको चीज़ें समझ में आ जाए। यह जनता के द्वारा चुनी हुई होती है, निर्वाचित होती है, ठीक है। यह जरूरी नहीं है निर्वाचित हो। यह कौन होगा? यह राष्ट्रपति होगा, ठीक है, और राष्ट्रपति की हेल्प करने के लिए उसके मंत्री परिषद होगी, ठीक है। साथ ही साथ जो कार्यपालिका होगी वो 2 प्रकार की होती है, एक होती है राजनीतिक और दूसरी होती है स्थायी। अकाउंटेबिलिटी किसकी होती है? राजनीतिक की। कहीं भी कोई गड़बड़ कुछ भी हुआ तो कौन जिम्मेदार होगा? राजनीतिक कार्यपालिका। ये लोग होते हैं 5 साल के लिए, 5 साल बाद बदल जाते हैं, और यह होते हैं स्थायी, 62 साल 65 साल वाले। यह बात समझ में आई? इनका काम क्या होता है? इनका काम होता है नियम बनाना, और इसका कार्य है कि उन नियमों को लागू कराना। एक बात आपको क्लियर हो गई? विधायिका होती है, कार्यपालिका होती है। कार्यपालिका 2 प्रकार की होती है, एक होती है आपकी राजनीतिक कार्यपालिका, और एक होती है स्थायी कार्यपालिका। यहाँ तक क्लियर हो गया? अब हम देखते हैं कार्यपालिका कितने प्रकार की होती है। यहाँ तो आपने देख लिया कि राजनीतिक और स्थायी होती है, लेकिन अलग अलग शासन प्रणालियों में कार्यपालिका की अलग अलग प्रणालियाँ होती हैं, उनको हम देखते हैं, ठीक। तो कार्यपालिका कितने प्रकार की होती है? सभी देशों ने एक तरह की कार्यपालिका नहीं होती उनके देशों में। अमेरिका की राष्ट्रपति और इंग्लैंड की महारानी के बारे में सुना होगा, लेकिन अमेरिका के राष्ट्रपति की शक्तियाँ और कार्य भारत के राष्ट्रपति की शक्तियों से बहुत अलग हैं। इसी प्रकार इंग्लैंड की महारानी की शक्तियाँ भूटान के राजा से भिन्न हैं। फ्रांस और भारत दोनों ही देशों में प्रधानमंत्री हैं, पर उनकी भूमिकाएं अलग अलग हैं। नाम तो एक जैसे हैं कि प्रधानमंत्री होंगे और राष्ट्रपति होंगे,
इंग्लैंड में भी है, भारत में इंग्लैंड में तो राजा हैं, रानी है, लेकिन अमेरिका में भी राष्ट्रपति हैं, भारत में भी। क्या एक जैसे होते हैं? नहीं होते हैं, उनके तरीके अलग अलग होते हैं। तो इसी बात को हम देखेंगे इस पैराग्राफ में। लिखा है कि अमेरिका में अध्यक्षात्मक व्यवस्था है, ये मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली, अध्यक्षात्मक व्यवस्था, और कार्यकारी शक्तियां राष्ट्रपति के पास हैं। कार्यकारी शक्तियां तक, कार्यपालिका की शक्तियां किसके पास हैं? राष्ट्रपति के पास है। कनाडा में संसदीय लोकतंत्र और संवैधानिक राजतंत्र है, जिसमें महारानी एलिजाबेथ द्वितीय राज्य के प्रधानमंत्री और मंत्री प्रधानमंत्री सरकार के प्रधान है। इसमें क्या होता है कनाडा में? या संसदीय लोकतंत्र और संवैधानिक राजतंत्र, कनाडा में क्या स्थिति है कि जो अमेरिका में राष्ट्रपति हैं, वहाँ पर उसकी भूमिका में कौन होंगी? महारानी एलिजाबेथ द्वितीय, वो राज्य की प्रधान होंगी, और प्रधानमंत्री जो होगा वो सरकार का प्रधान होगा। ठीक। फ्रांस में राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री अर्ध अध्यक्षात्मक, ये बीच की स्थिति है, अर्ध अध्यक्षात्मक व्यवस्था है। इसमें राष्ट्रपति प्रधानमंत्री और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करता है, पर उन्हें पद से हटा नहीं सकता, क्योंकि वे संसद के प्रति उत्तरदायी होते हैं। ये पूरी भाषा आप धीरे धीरे समझ जाएंगे। उन्हें पद से हटा नहीं सकता। पद से किसी व्यक्ति को कोई व्यक्ति तभी हटा सकता है वह उसके प्रति उत्तरदायी होता है। वहाँ राष्ट्रपति प्रधानमंत्री नियुक्ति तो कर देता है, लेकिन अब प्रधानमंत्री किसके प्रति उत्तरदायी हो जाते हैं? संसद के। तो हटा कौन सकता है उनको? संसद, ना कि राष्ट्रपति। यहाँ एक समस्या है, एक अलग कंडीशन है। जापान में संसदीय व्यवस्था है, जिसमें जो राजा देश का और प्रधानमंत्री सरकार का प्रधान होगा। तो राजा किसका होगा? देश का, और प्रधानमंत्री किसका होगा? सरकार का प्रधान होगा। इटली में भी एक संसदीय व्यवस्था है, जिसमें राष्ट्रपति देश का होगा और प्रधानमंत्री सरकार का होगा। अपने भारत की भी स्थिति ऐसी है कुछ कुछ। रूस में अर्ध अध्यक्षात्मक व्यवस्था है, जिसमें राष्ट्रपति देश का भी प्रधान होगा और राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त प्रधानमंत्री सरकार का प्रधान होगा। और प्रधानमंत्री नियुक्ति कौन करता है वहाँ पर? राष्ट्रपति। जर्मनी में संसदीय व्यवस्था है, जिसमें राष्ट्रपति देश का नाम मात्र का प्रधान होगा, कहने क्या होगा केवल, और चांसलर सरकार का प्रधान होगा जर्मनी में। तो आपने देख लिया ना कि दो चीजें सामने निकल के आ रही हैं, देश का प्रधान और सरकार का प्रधान। ये दो चीजें समझ में आ रही हैं। राष्ट्रपति अक्सर देश का प्रधान होगा और प्रधानमंत्री अक्सर सरकार का प्रधान होगा। ये दो चीज समझ में आ रही हैं। अब राष्ट्रपति किस देश में कैसा है, नाम मात्र का है, कहाँ असली ताकतवर है, कहाँ राष्ट्रपति ही प्रधानमंत्री नियुक्ति कर रहा है, कहाँ क्या सब कुछ चल रहा है, ये अलग अलग चीजें हैं। तो आपको ये बात तो समझ में आ गई कि अध्यक्षात्मक व्यवस्था में राष्ट्रपति जो होगा वो राज्य और सरकार दोनों का प्रधान होगा। अध्यक्षात्मक में क्या होगा? राष्ट्रपति जो होगा वो सरकार का भी प्रधान होगा और राष्ट्र का भी। तो अध्यक्षात्मक में क्या ना, मेन भूमिका में कौन आ जाएगा? राष्ट्रपति। ठीक है। इस व्यवस्था में सिद्धांत और व्यवहार दोनों में राष्ट्रपति का पद बहुत शक्तिशाली होगा, कि देश और सरकार दोनों किसके अंडर में है? राष्ट्रपति के। ऐसी व्यवस्था कहाँ कहाँ पर है? अमेरिका में है, ब्राज़ील में है, लैटिन अमेरिका में है। और संसदीय व्यवस्था में क्या होता है? प्रधानमंत्री सरकार का प्रधान होगा। वहाँ सरकार का प्रधान कौन होगा? प्रधानमंत्री। यह उसका प्रमुख होगा सरकार का, और मेन चीज़ सरकार ही होती है। अधिकतर देशों में कहाँ है, आ गया हो, संसदीय व्यवस्थाओं में एक राष्ट्रपति या राजा होता है। राष्ट्रपति तो होगा संसदीय व्यवस्था में, भाई क्या स्थिति थी, ये है देश और यह सरकार। तो संसदीय व्यवस्थाओं में तो देश का जो प्रधान होगा वो राष्ट्रपति होगा, लेकिन ये केवल और केवल नाम मात्र का होगा, औपचारिक होगा बस। ठीक है। इस व्यवस्था में राष्ट्रपति या राजा की भूमिका कैसी होती है? अलंकारिक, बस शोभा के लिए है कि बैठे रहो, आप कुछ कर नहीं सकते हो। और अंतिम शक्ति, वास्तविक शक्ति किसके हाथ में होती है? प्रधानमंत्री, क्योंकि सरकार किसके कंट्रोल में है? प्रधानमंत्री के। यह कहाँ कहाँ होता है? यह होता है जर्मनी में, इटली में, जापान में, इंग्लैंड में और पुर्तगाल में। कई देशों में क्या होता है? अर्ध अध्यक्षात्मक व्यवस्था होती है, जहां पर राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री दोनों ही होते हैं और बराबर की टक्कर होती है। लेकिन संसदीय व्यवस्था के विरुद्ध में राष्ट्रपति को दैनिक कार्य के संपादन में महत्वपूर्ण शक्तियां प्राप्त होती हैं। इनमें राष्ट्रपति को भी इंपॉर्टेंट शक्तियां प्राप्त होती हैं। ठीक है।
कभी कभी राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री दोनों एक ही दल के हो सकते हैं, लेकिन जब अलग अलग दल के होते हैं तो विरोध, क्योंकि दोनों ताकतवर एक जैसे हो गए, अर्धाध्यक्षात्मक ताकत इसके पास भी इसके पास। अगर एक ही पार्टी के हो गए तो कोई दिक्कत नहीं है, अलग अलग पार्टी हो गए तो फिर खींचातानी होगी। ठीक है, फ्रांस है, रूस है, श्रीलंका में ऐसी व्यवस्था है। भारत में ये अलंकारिक वाली स्थिति है। क्लियर है, क्योंकि भारत किससे रिलेटेड है? इंग्लैंड से। तो ये बात आपको समझ में आ गई। तो अगला टॉपिक हम बाद में देखेंगे, पहले ये देखते हैं कार्यपालिका के प्रकार। पहली है संसदीय। संसदीय में क्या होगा? सरकार के प्रमुख को प्रधानमंत्री कहते हैं। यहाँ इंपॉर्टेंट कौन है? प्रधानमंत्री। यहाँ राष्ट्रपति देश का प्रमुख है और वही सरकार का ही प्रमुख है, तो दोनों में इंपॉर्टेंट कौन हो गया? प्रेसिडेंट। और यहाँ पर कौन हो गया? पीएम। वह विधायिका में बहुमत दल का नेता होता है। कौन? पीएम। तो विधायिका में, अब यहाँ एक छोटी चीज है, विधायिका में बहुमत दल का नेता होता है। इसमें एक छोटी चीज है, वो हम अभी आगे देखेंगे कि जो संसदीय शासन प्रणाली होती है उसमें जो कार्यपालिका होती है, अर्थात जो प्रधानमंत्री होता है, वह विधायिका में से ही बनता है। अभी तक हमने क्या देखा था कि विधायिका अलग होगी, कार्यपालिका अलग होगी, न्यायपालिका अलग होगी, लेकिन संसदीय शासन प्रणाली में क्या होगा? ये जो कार्यपालिका होगी ना, ये विधायिका में से ही होगी। तो विधायिका में जिस पार्टी को सबसे ज़्यादा सीटें मिलेंगी वही कार्यपालिका में आ जाएगा। कुछ अलग कॉन्सेप्ट है लेकिन नया है। और वह विधायिका के प्रति जवाबदेह होता है। यदि विधायिका में उसको समर्थन नहीं मिलेगा, विश्वास नहीं होगा, तो वह सरकार के पद पर भी नहीं रह सकता। क्लियर हो गया? देशों का प्रमुख इनमें से कोई भी हो सकता है, राजा भी हो सकता है और राष्ट्रपति भी हो सकता है। अब आते हैं इसमें राष्ट्रपति ही देश का ही प्रमुख होगा, सरकार का ही प्रमुख होगा। और राष्ट्रपति का चुनाव आमतौर पर प्रत्यक्ष मतदान से होता है। जब इतना ताकतवर व्यक्ति है कोई, तो उसका आम जनता चुनाव करती है। हमारे यहाँ राष्ट्रपति का चुनाव आम जनता नहीं करती है, क्योंकि जरूरत ही नहीं है, राष्ट्रपति उतना ताकतवर नहीं है। तो जब ताकतवर नहीं है तो इतना सारा दोबारा चुनाव कराने की क्या आवश्यकता है? तो इसके चुनाव में कौन कौन पार्टिसिपेट करता है बता देंगे। आम जनता तो नहीं करती है। यह विधायिका के प्रति जवाबदेह नहीं होता। जब जनता ने उसको डायरेक्ट चुना है तो फिर किसके प्रति जवाबदेह होगा? वो जनता के प्रति। विधायिका से उसको मतलब नहीं है। अभी इसमें आपको कई नए कॉन्सेप्ट्स मिलेंगे, तो परेशान नहीं होना है, डरना नहीं है। बार बार रिपीट करूंगा ताकि आपको समझ में आ जाए। अब देखिए, औपचारिक शासन प्रमुख संवैधानिक राजतंत्रों में होता है, संसदीय गणतंत्र में होता है। इसमें जो औपचारिकता होती है वह अध्यक्षात्मक में नहीं होती। अध्यक्षात्मक में जो राष्ट्रपति होगा वह रियल होगा, वह सरकार का ही प्रमुख होगा, राष्ट्रपति का भी होगा, फिर देश का भी होगा। साथ ही साथ उसका डायरेक्ट जनता इलेक्शन करती है और उसको विधायिका से कोई भी मतलब नहीं है, वह बिल्कुल अलग है। इनके बीच कोई कनेक्शंस नहीं है, जबकि संसदीय शासन प्रणाली में इनमें कनेक्शंस हैं। ठीक है, अध्यक्षात्मक में कनेक्शंस बिल्कुल भी नहीं हैं। ठीक, अर्ध अध्यक्षात्मक में बीच का होता है। राष्ट्रपति देश का प्रमुख होगा, प्रधानमंत्री सरकार का प्रमुख होगा और प्रधानमंत्री और उसका मंत्रिपरिषद विधायिका के प्रति जवाबदेह होगा। इसमें भी होता है, लेकिन यह इसमें मेनली इम्पॉर्टेंट कौन हो जाता है? पीएम। इसमें मेनली इम्पॉर्टेंट हो जाता है प्रेसिडेंट, और इसमें दोनों। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए, इस वीडियो में इतना ही काफ़ी है। हम लोग थोड़ा सा क्रिटिकल हो चुके हैं इस समय। आप लोगों के दिमागों से धुआं निकलने लगा होगा, मुझे उम्मीद है। अब प्रयास करेंगे अगली वीडियो में इसको समझने की, और हम देखेंगे कि संसदीय कार्यपालिका कैसे काम करती है, किस तरीके से चलती है। और तब हम भारत में देखेंगे कि भारत पूरी तरीके से इंग्लैंड से ही उसने शासन व्यवस्था को ग्रहण किया। कारण ये है कि 200 साल इंग्लैंड ने हम पर हुकूमत की, तो हमने वहीं से सीखा कि जो उनके देशों में शासन प्रणालियाँ हैं वही उन्होंने भारत में भी लागू की, और इसी को हमने अडॉप्ट किया है। हम नई पर क्यों यकीन करें जब पुराने से काम चल रहा है अपना। तो भारत में भी संसदीय कार्यपालिका है और इसको हम समझेंगे। देखिए, ये जो चैप्टर है थोड़ा सा, देखो, पॉलिटिकल साइंस और नागरिक शास्त्र थोड़ा सा क्रिटिकल है। यह इतिहास और अन्य विषयों जैसा नहीं है
कि जहाँ चीज़ें हम बचपन से ही देखते आ रहे हैं कि प्लासी का युद्ध है, ये होना है, लड़ाई झगड़ा, ये राजा बनेगा, वो राजा बनेगा। मैं किसी विषय की बुराई नहीं कर रहा हूँ, लेकिन बता रहा हूँ नागरिक शास्त्र को उतना डीपली हम नहीं पढ़ते हैं। ठीक, उसमें हम चुनाव है, प्रतिनिधित्व है, कार्यपालिका, विधायिका को इतना हम केवल जानते हैं सरकार किसकी है। जैसे फिलहाल मोदी सरकार है, कांग्रेस की सरकार है, हम जान ही नहीं पाते सरकार किसे कहते हैं। इसलिए थोड़ा सा टिपिकल है आपके लिए। और आप चूंकि राजनीति विज्ञान के या संसदीय लोकतंत्र को आप पढ़ना चाह रहे हैं और आप नागरिक शास्त्र के विद्यार्थी हैं, नहीं भी हैं, तब भी आपको देश की शासन व्यवस्था को आप पता होना चाहिए। इसलिए कक्षा 11 की पॉलिटिकल साइंस की जो पुस्तक होती है, संविधान और राजनीतिक सिद्धांत दोनों पढ़ने चाहिए आपको। एक समय को आप 12th की ना पढ़ो, लेकिन हाँ फर्स्ट ईयर की तो हर व्यक्ति को पढ़नी चाहिए। ठीक है, तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। तब तक अपना ध्यान रखिए, पढ़ते रहिए। किताब को जितनी बार पढ़ेंगे उतना अच्छा है। जितनी बार पढ़ेंगे, आपको कोई विषय, कोई शब्द समझ में नहीं आ रहा है, कोई लाइन समझ, उसको अंडरलाइन कीजिए, उसको आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। आप अगर ऑफलाइन मुझसे जुड़े हुए हैं तो ऑफलाइन पूछ सकते हैं। ठीक है, नमस्कार, मिलते हैं अगली वीडियो में।